एमकॉम की सभी छात्राओं का आज इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत है। छात्राओं, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, आपको असाइनमेंट दिया था मैंने, वैल्यू ऑफ गुड सप्लाई। वैल्यू ऑफ गुड सप्लाई में आपूर्ति का मूल्य के बारे में हमने पूर्ण जानकारी प्राप्त की थी कि विभिन्न परिस्थितियों में आपूर्ति का मूल्य किस प्रकार ज्ञात किया जाएगा, क्योंकि आपूर्ति के मूल्य पर ही आपको जीएसटी देना पड़ता है। आज हम पढ़ेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। जब हमने डेफिनेशंस का चैप्टर पढ़ा था तो उसमें मैंने अलग अलग चीज़ों की अलग अलग जो टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं उसकी डेफिनेशन बताई थी। उनमें से एक था इनपुट टैक्स क्रेडिट, अर्थात इसको हिंदी में कहते हैं कर जमा, इनपुट कर जमा। इनपुट कर जमा का मतलब है कि जब कोई रजिस्टर्ड व्यापारी कोई माल खरीदता है और उस पर जो उसके द्वारा टैक्स जमा कराया जाता है, उस टैक्स की हम उसको क्रेडिट देते हैं। क्रेडिट देने से आशय है कि जब वो माल बेचेगा और माल बेचने से उस पर जो टैक्स लायबिलिटी आएगी, टैक्स लायबिलिटी का मतलब है जब माल बेचते हैं तो उस पर वो कस्टमर से जीएसटी चार्ज करता है और वो जीएसटी उसको सरकार में जमा करानी पड़ती है। उस जीएसटी में से जो जीएसटी उससे माल खरीदते समय दी थी उसका हम जमा कर देते हैं, उसको हम कम कर देते हैं, तो इसको कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इस इनपुट टैक्स क्रेडिट में हमें, जब हम टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे, तो हमें अलग अलग चीज़ों की डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। तो मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको क्लियर करूंगा कि सपोज एक ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति से माल खरीदा 1,00,000 रुपए का और उस पर टैक्स रेट 12% है, जीएसटी रेट 12% है। इस माल को उसमें बिना कोई इम्प्रूवमेंट किए, बिना कोई निर्माण करे, बिना कोई उसमें वैल्यू एडेड करे, इस माल को उसने 1,20,000 रुपये में सी को बेच दिया और उस पर जब उसने बेचा तो उस पर भी 12% टैक्स की रेट है। उसने टैक्स ऐड करके सी से राशि की वसूली की। अब ए ने वसूल किए गए कर में से उसके द्वारा देकर, जिसको हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट का नाम दिया है, उस कर को कम करके और टैक्स राशि सरकार में चुका दी। इसमें हम हर ट्रांजैक्शन की हम शब्दावली क्या क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, किस को क्या कहा जाएगा, इसके बारे में देखते हैं। कि ए एक पंजीकृत व्यक्ति है, वो कर देने के लिए उत्तरदायी है, उसको हम टैक्सेबल पर्सन कहेंगे। तो ए इज अ टैक्सेबल पर्सन। ए ने जो 1,00,000 रुपए का माल खरीदा, इसको हम इनपुट कहते हैं। जो गुड्स परचेज करते हैं उसको हम इनपुट कहते हैं। तो 1,00,000 रुपए की राशि गुड्स परचेज की इनपुट है। ए ने जो 12,000 रुपये कर चुकाए माल खरीदते समय, उसको हम इनपुट टैक्स कहते हैं। तो 12,000 रुपये जो है वो इनपुट टैक्स है। ए ने माल की आपूर्ति प्राप्त की, इसको हम आवक आपूर्ति कहते हैं, अर्थात इनवर्ड सप्लाई कहते हैं। जो हम माल प्राप्त करते हैं वो आपकी इनवर्ड सप्लाई है। और ए के लिए जो माल की लागत है वो आपकी 1,00,000 रुपये है। हालांकि उसे 1,20,000 रुपये चुकाए हैं, सॉरी 1,12,000 रुपये चुकाए हैं, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है वो 1,00,000 रुपये होगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स में हम जीएसटी शामिल नहीं करते हैं। लेकिन अगर अल्टीमेट यूज़र है, अगर उसको माल वापस किसी को नहीं बेचना है, वो माल का उपभोग करेगा, तो उस व्यक्ति के लिए माल की लागत जो है वो जीएसटी शामिल करके जो कॉस्ट आएगी वो कहलाती है। लेकिन अगर आप वापस उसको फर्दर बेचोगे तो उस केस में कॉस्ट जो है, एक्सक्लूसिव जीएसटी जो पेमेंट करते हैं, वो कॉस्ट कहलाती है। अब ए ने सी को माल बेचा, ए ने सी को बेचा माल, वो ट्रांजैक्शन जो कहलाती है आउटवर्ड सप्लाई कहलाती है। मतलब आपके यहाँ से माल बाहर गया तो ये आउटवर्ड सप्लाई कहलाएगी। तो 1,20,000 रुपये में जो उसने माल बेचा वो आउटवर्ड सप्लाई कहलाती है।
और उस पर जो उसने 12% की दर से टैक्स प्राप्त किया वो आउटवर्ड टैक्स कहलाता है। उसने जब टैक्स 12,000 रुपये का दिया था वह इनवर्ड टैक्स था, इनपुट टैक्स था, और इसके द्वारा जो 14,400 का टैक्स वसूल किया गया है वो आउटपुट टैक्स है। तो 14,400 रुपये आउटपुट टैक्स है। अब इसको हम कंप्यूट करेंगे कि ए के द्वारा जो है वो टैक्स लाइबिलिटी कितनी है। तो आउटपुट टैक्स यहाँ पर निकाला जाएगा 1,20,000 रुपये का 12%, 14,400 आउटपुट टैक्स है, उसमें से लेस कर देंगे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट 12,000 रुपये, तो रिमेनिंग जो 2,2400 रुपये रहेंगे वो उसका नेट टैक्स पेबल रहेगा। तो उसके द्वारा 2,2400 रुपये का टैक्स चुकाया जाएगा। अब टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट लेने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, वो हम अब पढ़ेंगे। तो इसमें जो है एक तो सबसे पहले वो रजिस्टर्ड डीलर होना चाहिए। कोई भी अनरजिस्टर्ड डीलर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। और उसके द्वारा गुड्स और सर्विसेज जो है वो परचेज की जाती हैं और उन्हें बिजनेस की ग्रोथ के लिए बेचा जाएगा या यूज़ किया जाएगा। मान लो कोई कैपिटल गुड्स खरीदते हो तो वो भी इस पर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले सकते हो, या हम कोई माल बेचने के लिए माल खरीदते हैं तो वो भी आपकी बिजनेस ग्रोथ के लिए उस पर भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट दिया जाएगा। गवर्नमेंट में जब हम ऑनलाइन पोर्टल पर कोई ये जो जीएसटी पोर्टल पर ट्रांजैक्शन अपलोड करते हैं तो वहाँ पर रजिस्टर्ड डीलर का एक इलेक्ट्रॉनिक लेजर खुला होता है और इलेक्ट्रॉनिक लेजर में समस्त इंफॉर्मेशन जो है वो उपलब्ध होती है कि उसने कितने का माल खरीदा, उस पर कितना टैक्स चुकाया है उसने, तो वो उसको उसके खाते में ये अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट इसमें कि उसने माल और सेवाओं दोनों का प्राप्त कर लिया है। आपने खाली पेमेंट कर दिया, माल प्राप्त नहीं किया है, तब भी आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अर्थात माल सुपुर्द किया जाना चाहिए। जो माल आपूर्ति करता है उसके द्वारा प्राप्तकर्ता को या उसके निर्देशानुसार किसी एजेंट को या अन्य व्यक्ति को उस माल की सुपुर्दगी हो जानी चाहिए। माल की सुपुर्दगी नहीं होगी तो आपको ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगी और उस पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। आपूर्तिकर्ता ने ऐसी नेक्स्ट पॉइंट है, आपूर्तिकर्ता ने ऐसी आपूर्ति के संबंध में उसके द्वारा जो वसूल किया गया कर है उसका सरकार में भुगतान कर दिया है, अर्थात सरकार में टैक्स जमा करा दिया गया है, तभी उसको जो आपका रजिस्टर्ड डीलर है जिसे माल खरीदा है उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा एक पॉइंट है कि उस व्यक्ति ने धारा 39 के तहत अपनी रिटर्न सबमिट कर दी हो। ऑनलाइन रिटर्न सबमिट करनी होती है, अगर आप रिटर्न सबमिट नहीं करोगे तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा यदि आपने माल को इंस्टॉलमेंट में प्राप्त करना है तो ऐसी दशा में लास्ट इंस्टॉलमेंट कंप्लीट होने पर ही आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा प्राप्तकर्ता के द्वारा जो माल खरीदा है उसका भुगतान 180 दिन के भीतर कर देना चाहिए। अगर 180 दिन के भीतर भुगतान नहीं किया है तो उसने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट लिया है उस इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट है उसके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा और साथ में उसको ब्याज की राशि भी देनी पड़ेगी। इसके अलावा है तो और फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट में जो आपको जब हम कॉस्ट माल को बेचते हैं तो माल की कॉस्ट में टैक्स को जीएसटी को शामिल नहीं करते हैं। और इसके अलावा जो आपका बीजक ये माल की आपूर्ति और सेवाओं दोनों की आपूर्ति में जारी के बीजक या डेबिट नोट एक पंजीकृत व्यक्ति के द्वारा इशू किया जाना चाहिए। आप जब तक इनवॉइस इशू नहीं करोगे तब तक आप को टैक्स क्रेडिट बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो
जमा जो टैक्स बेनिफिट क्रेडिट लेने का जो अधिकारी है वो वित्तीय वर्ष की में जो जैसे मान लो एक पर्टिकुलर ईयर में आपने 19-20 माल खरीदा है, 31 मार्च को माल खरीदा है, तो आप इसका बेनिफिट जो है अगले वित्तीय वर्ष के सितंबर तक लास्ट रिटर्न जो वो भर सकता है, उस रिटर्न भरने की डेट तक, या उसने जो रिटर्न पहले भरी है अगर तो पहले भरी है तो लास्ट सितंबर, या जो रिटर्न पहले भरी है जो भी तिथि पहले आए उस तिथि तक उसका बेनिफिट प्राप्त कर सकता है। तो ये कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट के क्लेम को लेने के लिए कंडीशंस है, एलिजिबिलिटी है। इन कंडीशंस के आधार पर कोई व्यक्ति अगर वो माल खरीदता है तो उसके द्वारा चुकाए गए टैक्स की वो जब माल बेचेगा उस लायबिलिटी में से वो अपना बेनिफिट टैक्स क्रेडिट का ले सकता है। तो आज आपके लिए इतना ही बहुत है। आपने सुना, उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा और आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। इस टैक्स चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।